हाल ही में ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत सरकार द्वारा भारत का पक्ष रखने और पाकिस्तान द्वारा किए जा रहे दुष्प्रचार की काट करने के लिए विश्व के 32 मुख्य देशों में 7 अलग अलग प्रतिनिधिमंडल भेजे गए। इन प्रतिनिधिमंडलों में न केवल सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी और उनके साथी एनडीए दलों के सदस्य थे, बल्कि उन दलों के सदस्य भी थे जो एनडीए में शामिल नहीं थे, यानी कि प्रतिपक्षी दलों के सदस्य भी इसमें शामिल किए गए थे। इन दलों का काम था विपक्ष में जाकर के पाकिस्तान द्वारा किए जा रहे दुष्प्रचार की काट करना और भारत के हितों को मजबूती से रखना। न केवल मजबूती से रखना बल्कि इस प्रकार रखना कि भारत के हितों के प्रतिकूल न हो, यह तो ध्यान रखा ही जाए, बल्कि यह भी ध्यान रखा जाए कि भारत सरकार द्वारा जो नीति निर्धारित की जाती है विदेश के मामलों में, उनके विरुद्ध कोई बात विदेशों में न चली जाए। इन प्रतिनिधिमंडलों में सभी दलों को शामिल करते हुए विदेशों में भारत सरकार का पक्ष रखने की जो ये प्रक्रिया थी, इसके संबंध में कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने एक प्रेस वार्ता में कहा कि यह सब मुख्य मुद्दों से ध्यान भटकाने की कोशिश है। बड़ी विचित्र बात है कि भारत सरकार द्वारा जब भी देश हित की या किसी राष्ट्रीय महत्व की कोई बात की जाती है जिसको व्यापक जन समर्थन मिलता हो, तो विपक्षी दलों द्वारा प्राय यही कहा जाता है कि ये सब मुख्य मुद्दों से ध्यान हटाने की कोशिश मात्र है। अब बड़े आश्चर्य की बात है कि भारत सरकार ने ऑपरेशन सिंदूर उस समय चलाया जब भारत के 26 निर्दोष नागरिकों की कश्मीर में उनका धर्म पूछ करके ऐसी नृशंस हत्या की गई जो उनके बीवी बच्चों के सामने की गई, जिसमें किसी को भी देखकर तो क्या सुनकर भी जो है उसके खून खौल जाए। ऐसे में पाकिस्तान को उसको समूचा और दमदार जवाब देना और 3 दिन में सारे आतंकवादियों के 9 अड्डों को नष्ट कर देना और इसके साथ ही उनके इतने सारे हवाई अड्डों को भी समाप्त कर देना, ये एक बहुत बड़ा भारत का एक ऐतिहासिक जो है अचीवमेंट था। और जिसके संबंध में विदेशों में पाकिस्तान द्वारा जो दुष्प्रचार किया जा रहा है उसको काट करना एक कूटनीतिक महत्व का एक जो है एक एक्सरसाइज थी, जिसके लिए भारत सरकार द्वारा ये विदेशों में प्रतिनिधिमंडल भेजे गए। अब ये प्रतिनिधिमंडल ऐसा नहीं है कि भारत सरकार ने कोई सत्ताधीन राजनीतिक दल भारतीय जनता पार्टी अथवा एनडीए दलों को शामिल करके ही भेज दिया हो। भारत सरकार ने इस बात का भी ध्यान रखा कि ये पूरे राष्ट्र पर आक्रमण है और इसलिए पूरे राष्ट्र के सभी विपक्षी दलों मुख्य विपक्षी दलों के नेताओं को भी इसमें शामिल करके और विदेशों में भेजा जाए और अपना पक्ष रखा जाए। अब इस महत्वपूर्ण मुद्दे से बढ़कर इस समय और कौन सा मुख्य मुद्दा है जिसके लिए कांग्रेस पार्टी अथवा उनके कुछ समर्थक मीडिया चैनल या कुछ खामखा किस्म के नेता कह रहे हैं कि ये सब मुख्य मुद्दों से ध्यान हटाने की कोशिश है। कांग्रेस और उसके समर्थक कुछ अन्य विपक्षी दलों को शायद ये लगता है कि कश्मीर में जो ये नृशंस हत्याकांड हुआ है, इससे उनकी नज़र में उनके वोट बैंक को कोई नुकसान नहीं हुआ है, इसलिए ये कोई मुख्य मुद्दा नहीं है। ऐसा नहीं है कि विदेशों में भारतीय प्रतिनिधिमंडलों को भारत का पक्ष रखने के लिए भेजा जाना कोई नई बात है। और ख़ास तौर से पूर्व में भी समय समय पर सरकार विपक्ष के नेताओं को भी भारत सरकार का पक्ष रखने के लिए विदेशों में भेजती रही है। सबसे ताज़ा उदाहरण यह है कि वर्ष 1994 में तत्कालीन कांग्रेस सरकार के प्रधानमंत्री श्री पीवी नरसिम्हा राव द्वारा कश्मीर पर पाकिस्तान के दुष्प्रचार की काट करने के लिए और पाकिस्तान की शिकायत पर मानवाधिकार आयोग में होने वाली चर्चा में भारत का पक्ष मजबूती से रखने के लिए तत्कालीन विपक्ष के नेता श्री अटल बिहारी वाजपेयी को
जिनेवा में भेजा था और श्री वाजपेयी के नेतृत्व में तत्कालीन विदेश राज्य मंत्री श्री सलमान खुर्शीद और अन्य बहुत से नेता भी गए थे। श्री पीवी नरसिम्हा राव के इस आह्वान पर श्री अटल बिहारी वाजपेयी न केवल सहर्ष गए बल्कि उन्होंने भारत का पक्ष इतना मजबूती से वहाँ जाकर रखा कि पाकिस्तान अपने ओआईसी मित्रों अर्थात ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज़ के देशों के साथ मिलकर भी भारत के विरुद्ध कोई प्रस्ताव पारित नहीं करवा सका। अब विचारणीय बात यह है कि श्री पीवी नरसिम्हा राव को विदेशों में भारत का पक्ष रखने के लिए श्री अटल बिहारी वाजपेयी ही सबसे उपयुक्त क्यों लगे। क्यों नहीं उन्होंने अपने कांग्रेस के जो अन्य मंत्रीगण थे उनको विदेश में भेजा। इसके पीछे कारण ये है कि श्री अटल बिहारी वाजपेयी की जो एक प्रखर राष्ट्रवाद की छवि थी, राष्ट्र प्रथम की नीति थी, उसको ध्यान में रखते हुए वे निश्चित थे कि श्री वाजपेयी विदेशों में भारत सरकार का जो पक्ष रखेंगे वह बहुत ही खूबसूरत होगा और भारत के हितों के बिल्कुल अनुकूल होगा, भारत का पक्ष मजबूती से रखा जाएगा। दूसरा यह भी देखने वाली बात है कि श्री नरसिम्हा राव के आह्वान पर श्री वाजपेयी ने न केवल भारत सरकार का ये ऑफ़र स्वीकार किया, सहर्ष स्वीकार किया, बल्कि वह जिस प्रकार से वहाँ गए उसमें किसी प्रकार का कोई अड़ंगा नहीं लगाया गया, न तो जाने से पहले और न वहाँ से लौटने के बाद इस प्रकार की कोई नुक्ताचीनी की गई जिसमें सरकार का कोई जो है पक्षानन हो या सरकार की कोई किरकिरी हो। अब वर्तमान परिदृश्य बिल्कुल इससे सर्वथा भिन्न है। जब सरकार ने सभी विपक्षी दलों से विदेश में भेजे जाने वाले प्रतिनिधि मंडलों के लिए नाम मांगे गए और जो 59 प्रतिनिधि गए उनमें से 20 ऐसे थे जो कि नॉन एनडीए दलों के सदस्य थे। तो ऐसा तो नहीं है कि सरकार ने केवल एनडीए के सदस्यों को भेजा हो या भारतीय जनता पार्टी के सदस्यों को भेजा हो, सभी विपक्षी दलों से आह्वान किया गया था और सभी विपक्षी दलों को यह छूट दी गई थी कि वे अपनी ओर से अब इस अभियान के लिए अपने नाम भेजें। विभिन्न विपक्षी दलों ने नाम भी भेजे। यहाँ यह प्रश्न उठता है कि जब कांग्रेस से नाम मांगे गए तो कांग्रेस द्वारा अपने नेता श्री राहुल गांधी का नाम इन दलों में शामिल होने के लिए क्यों नहीं भेजा गया? क्या वे भारत सरकार की इस मुहिम के पक्ष में नहीं थे जिसमें विदेशों में भारत सरकार के हितों की बात करना और भारत सरकार का पक्ष रखना महत्वपूर्ण था? अब चलो, श्री राहुल गांधी का नाम कांग्रेस पार्टी द्वारा नहीं भेजा गया, यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन कांग्रेस सरकार द्वारा जो 4 नाम भेजे गए वो जो है बड़े कान खड़े करने वाली बात है। उनमें एक थे सैयद नासिर हुसैन। कौन है सैयद नासिर हुसैन? कांग्रेस की ओर से कर्नाटक से राज्यसभा के सदस्य। उनकी विशेषता क्या है? वो जब राज्यसभा के लिए चुने गए थे तो कर्नाटक विधानसभा में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए गए थे। और दूसरी ओर श्री गौरव गोगोई के लिए असम के मुख्यमंत्री श्री हेमंत बिश्व शर्मा ने आरोप लगाया है कि श्री गौरव गोगोई की ब्रिटिश पत्नी एलिजाबेथ कालबर्न पाकिस्तान से जुड़े हुए किन्हीं एनजीओ के साथ काम करती रही है। और यही नहीं, श्री गौरव गोगोई स्वयं भी 15 दिन तक चुपचाप पाकिस्तान में रह कर के आए हैं। इस आरोप के बाद श्री गौरव गोगोई द्वारा पहले तो हेमंत बिश्व शर्मा के लिए केवल यह कहा गया कि उनका मानसिक संतुलन बिगड़ गया है, लेकिन कुछ दिन बाद उन्होंने एक प्रेस वार्ता के दौरान कहा कि वह जो है उनकी पत्नी के बारे में जो कहा जा रहा है ये बहुत पुरानी बात है, वर्ष 2013 की बात है और इसी संदर्भ में वह भी पाकिस्तान में गए थे। अर्थात ये बात तो सही है कि वह चाहे किसी भी समय रही हो, लेकिन उनकी पत्नी जो कि भारत की नागरिक भी संभवतः नहीं है, वह पाकिस्तान के किसी एनजीओ के साथ जुड़ी हुई भी है और श्री गौरव गोगोई भी पाकिस्तान में
एक लंबे समय के लिए रहकर आए हैं। अब बड़ी ऑब्वियस सी बात है कि ऐसी स्थिति में श्री गौरव गोगोई और श्री नासिर हुसैन को पाकिस्तान के विरुद्ध पक्ष रखने के लिए विदेशों में भेजा जाना कोई भी सरकार किस प्रकार स्वीकार कर सकती थी, जबकि मामला ही यह था कि पाकिस्तान भारत के हितों के विरुद्ध जो कार्य कर रहा है उनकी काट करना। और दूसरी बात यह है कि भारत सरकार द्वारा श्री नासिर हुसैन और श्री गौरव गोगोई के स्थान पर जो प्रतिनिधिमंडल भेजे उनमें कांग्रेस के ही अन्य नेताओं को, जिसमें श्री शशि थरूर प्रमुख हैं, भेजा गया। साथ ही श्री मनीष तिवारी, पूर्व विदेश राज्य मंत्री श्री सलमान खुर्शीद और श्री आनंद शर्मा को भी शामिल किया गया। अब यहाँ फिर पुनः प्रश्न यह उठता है कि भारत सरकार द्वारा अपनी ओर से जो नाम भेजे गए, श्री राहुल गांधी का नाम शामिल क्यों नहीं किया गया। अब ये बात न केवल सरकार के संज्ञान में है, बल्कि एक पब्लिक डोमेन ये बात है कि श्री राहुल गांधी समय समय पर विदेश यात्रा पर जाते ही रहते हैं। कई बार तो वो गुपचुप जाते हैं। स्वयं कांग्रेस पार्टी द्वारा भी यह नहीं बताया जाता कि वे किस प्रयोजन से गए हैं, लेकिन बाद में विदेश से आने वाले कुछ समाचारों, कुछ वीडियो क्लिप्स के माध्यम से यह भी कई बार सामने आया है कि वह कुछ ऐसे लोगों से विदेशों में मिलते रहे हैं जो कि भारत के हितों और पाकिस्तान के पक्ष में रहे हैं, जैसे कि इल्हान उमर एक नाम है और भी अनेक नाम हैं। तो ऐसे में भारत सरकार द्वारा श्री राहुल गांधी को विदेश में भेजे जाने की अपेक्षा तो कम से कम नहीं की जा सकती थी। यही नहीं, श्री राहुल गांधी द्वारा यहाँ रहकर भी भारत के विदेश मंत्री श्री एस जयशंकर के विरुद्ध कई सनसनीखेज आरोप लगाए हैं, बल्कि आरोपों की एक झड़ी ही लगा दी गई है। और वह आरोप और जो प्रश्न पूछे जा रहे हैं वह इस प्रकार के हैं जो कि भारत के हितों के विरुद्ध और पाकिस्तान का पक्ष साधने की दृष्टि से लगाए जा रहे हैं। तो इस स्थिति में भारत सरकार द्वारा श्री राहुल गांधी का नाम भी विदेश के लिए नहीं भेजा गया। और भारत सरकार द्वारा जो 7 प्रतिनिधिमंडल भेजे हैं, उनमें जो सबसे मुख्य प्रतिनिधिमंडल है, जो सबसे इम्पोर्टेंट जगह जाने वाला था, वह अमेरिका में जाने वाला प्रतिनिधिमंडल था, जिसका नेतृत्व उन्होंने कांग्रेस के नेता श्री शशि थरूर को दिया। उन्होंने न केवल अमेरिका बल्कि जॉर्ज टाउन, कोलंबिया, पनामा और ब्राज़ील में भी भारत का पक्ष रखा, और इतनी मजबूती से रखा कि कोलंबिया द्वारा पूर्व में पाकिस्तान के पक्ष में जो एक बयान दिया गया था, श्री शशि थरूर के मिलने के बाद वहाँ की सरकार ने ऑफिशियली उस बयान को वापस लिया गया और भारत के पक्ष में अपनी बात रखी। ये बहुत बड़ी महत्वपूर्ण उपलब्धि थी। अमेरिका में श्री थरूर 9/11 के उस स्मारक पर गए जहाँ पर 11 सितंबर 2001 को अल-कायदा के आतंककारियों द्वारा अमेरिका के प्लेन्स को हाईजैक करके और वर्ल्ड ट्रेड सेंटर की 2 टावर्स पर हमला किया था। न केवल उन टावर्स को आग के हवाले कर दिया, बल्कि वह टावर्स जमींदोज हो गई और उसमें लगभग 3000 अमेरिकी या अन्य विदेश के नागरिक मारे गए थे। अब ये आतंकी हमला किसने किया था और कहाँ इसकी योजना बनी? यह जो हमला था वह पाकिस्तान में ही बैठे KSM अर्थात खालिद शेख मोहम्मद नाम के व्यक्ति द्वारा प्लान किया गया था, और जो उसका दूसरा मास्टरमाइंड ओसामा बिन लादेन था, उसको भी अमेरिका ने पाकिस्तान के एबटाबाद में ही पकड़ा और उसको वहीं पकड़ करके और मारा गया। तो यह सारा जो षड्यंत्र था अमेरिका के विरुद्ध, वह पाकिस्तान में ही रचा गया, यहीं से इम्प्लीमेंट करवाया गया। यह बात पाकिस्तान को याद दिलाया गया श्री शशि थरूर द्वारा 9/11 के स्मारक पर जाकर के पुष्पांजलि अर्पित करने के माध्यम से। यह पाकिस्तान के द्वारा अमेरिका को दिए गए घावों की याद ताज़ा करने के बराबर था। वह पाकिस्तान जिसको
अमेरिका समय समय पर सपोर्ट करता रहता है, परोक्ष रूप से उनके द्वारा जो किया जा रहा आतंकवाद है उसके लिए खाद पानी उपलब्ध करवाता रहा है। उसको यह याद दिलाया गया कि जो जहरीला सांप होता है वह चाहे उसको पनपाता है वह उसको भी डसने से नहीं चूकता है। अभी एक और श्री शशि थरूर जो कि कांग्रेस के नेता है, वह अमेरिका में भारत का डंका बजा रहे हैं। मोदी सरकार द्वारा की गई उपलब्धियों की प्रशंसा कर रहे हैं। वहीं कांग्रेस में इसको लेकर एक मातम सा पसरा हुआ है। एक और जब सरकार ने ऑपरेशन सिंदूर में 9 आतंकी ठिकानों को ध्वस्त किए जाने के बाद विपक्षी दलों को बुलाकर उन्हें ब्रीफिंग दी गई थी, उसके बाद कांग्रेस द्वारा ऊपरी तौर पर यह कहा गया कि वह सरकार की इस मुहिम के साथ है। लेकिन इसके साथ ही कांग्रेस के जो अन्य नेता हैं, चाहे तेलंगाना के मुख्यमंत्री रहे हों, चाहे कांग्रेस के उदित राज रहे हों, चाहे श्री पवन खेड़ा रहे हों, वो समय समय पर इस मामले पर भारत सरकार के विरुद्ध कुछ न कुछ बयान देते रहे हैं, कुछ न कुछ चीरी मीरी निकालते रहे हैं। और कांग्रेस के नेता श्री उदित राज द्वारा तो श्री शशि थरूर के लिए बहुत ही विवादास्पद और बड़े ही घृणित शब्दों में कोई बयान दिया गया है, जो ये इंगित करता है कि कांग्रेस किस प्रकार इस बात को पचा नहीं पा रही है कि श्री शशि थरूर श्री प्रधानमंत्री श्री मोदी द्वारा जो ये पाकिस्तान के विरुद्ध एक निर्णायक कार्रवाई की गई है उसका पक्ष रख रहे हैं और भारत का पक्ष विदेशों में ऊंचा हो रहा है। अब कांग्रेस ऑफिशियली केवल ये कह रही है कि यदि सरकार को कांग्रेस पार्टी द्वारा भेजे गए नामों पर विचार करना ही नहीं था तो उनसे नाम मांगे ही क्यों गए थे। लेकिन सरकार द्वारा भी कांग्रेस पार्टी के ही अन्य नेताओं को भेजा गया और उन सब ने विदेशों में जाकर भारत का पक्ष बखूबी रखा। इससे कांग्रेस कुछ तिलमिला सी रही है। अब भारत सरकार द्वारा विदेशों में इन दलों को भेजने की जो प्रक्रिया थी, एक बड़ी कूटनीतिक मुहिम थी, चाहे यह बात कांग्रेस को नागवार ही क्यों न लगे। आज की चर्चा में इतना ही, फिर आगे किसी और मुद्दे पर फिर चर्चा करेंगे। जय हिंद, वंदे मातरम।